माँ, बड़ी माँ। नक्श के माँ बाप को देखकर अंतिम के चेहरे की चमक डबल हो गई थी। अंतिम, कितने सालों से हमने तुम्हें नहीं देखा। वाकई में समय के साथ साथ तुम तो हैंडसम पर हैंडसम होते जा रहे हो, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी माँ, तारीफ करने के लिए थैंक यू। अपनी तारीफ सुनकर अंतिम थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया था। तुरंत ही उसने अपनी होने वाली बीवी को आवाज लगाते हुए कहा, रागिनी, इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है मेरा कजन नक्श और ये मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं। अंतिम के इंट्रोडक्शन देने के बाद रागिनी ने एक एक करके सभी को ग्रीट किया। नक्श ने हल्का सा सर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार किसी को भाभी कहा था। हालांकि नक्श रागिनी से आज पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो उसे देखकर ही बता सकता था कि लड़की बहुत ही सुशील है। नक्श, पापा और बाकी के सभी लोग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। अचानक से अंतिम की आवाज थोड़ी भारी हो गई। ठीक है, तो तुम लोग आने वाले गेस्ट का ध्यान रखो, हम लोग अंदर जाते हैं। ये बोलते हुए नक्श के एक्सप्रेशन सीरियस मोड में चले गए थे। भानुशाली परिवार के उस विला के दरवाजे को देखकर नक्श का दिल भर आया था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि कुछ सालों पहले वो इसी दरवाजे से बाहर निकलता था और उसके बाद आज पहली बार वो फिर से इस दरवाजे से अंदर जाने वाला था। उसी समय जितेन भाई ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए बोले, नक्श, वो समय गुजर चुका है, अब हमें प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। मुझे पता है पापा, सिंसियर अंदाज में नक्श ने कहा। जब नक्श और उसका परिवार हॉल में दाखिल हुआ तो उसके चाचा यानी दर्पण भानुशाली गेस्ट को वेलकम करने में लगे हुए थे। नक्श, फाइनली तुम आ गए। नक्श को देखते ही दर्पण ने अपने हाथ में पकड़ी वाइन ग्लास को साइड में रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े। दर्पण का शांत और खुशनुमा चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि ये वही चाचा है जिसने पहले नक्श को डराया धमकाया था। वो अलग बात है कि उससे बात नहीं बनी थी। उसके बाद दर्पण की नजर जितेन भाई और जानकी पर पड़ी और उन्हें देखकर उनके चेहरे की मुस्कान ट्रिपल हो गई। भाई साहब, भाभी, फाइनली आप ही वापस आ गए। परिवार तो आज पूरा हो गया। दर्पण, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। इस समय चूंकि अंतिम की शादी हो रही है, तो बस हम एक बार यहां आकर देखना चाहते थे कि हमारे जाने के बाद यहां क्या क्या बदला है, लेकिन लगता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जितेन भाई की टोन में खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। भाई साहब, प्लीज आपको पिताजी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। दोषी तो मैं भी बराबर का हूं, लेकिन हम दोनों को अपनी गलती का एहसास है। उस समय हालात ही ऐसे थे कि हमें जो सही लगा हमने किया। जितेन भाई की बात सुनकर दर्पण को समझ आ गया था कि वो इन सालों में बहुत बदल गए हैं। अभी नक्श कुछ बोलने ही वाला था जिससे माहौल को फिर से खुशनुमा किया जाए, लेकिन तभी अचानक से एक तीखी आवाज सुनाई दी। मैं सोच ही रही थी कि ये बड़ा आदमी कहां से आया, लेकिन तभी मैंने देखा कि ये तो अपने परिवार के साथ आया है। आज अंतिम की शादी है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कनिका ने कठोर अंदाज में कहा। कनिका, क्या कहा तुमने? जितेन भाई और उनके परिवार को यहाँ मैंने इनवाइट किया है। दर्पण की टोन अचानक से डिसप्लीज्ड हो गई थी। कनिका को सिचुएशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दर्पण के दिमाग में सब कुछ पहले से ही बहुत क्लियर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कनिका कौन है? कनिका नक्श की बुआ है। जी हाँ, दो भाइयों के बीच में सबसे छोटी बहन। और 7 साल पहले भानुशाली परिवार में जो कांड हुआ था, उसकी असली जिम्मेदार भी कनिका है। कनिका ने ही अपने बड़े भाई के खिलाफ जाकर अपने पिता यानी नक्श के दादा यशवर्धन और अपने भाई दर्पण के कान भरे थे। कनिका की वजह से ही नक्श के परिवार को मुंबई छोड़कर सूरत में सेटल होना पड़ा। लेकिन अब पासा पूरी तरह से बदल गया था, जिसका कनिका को कोई आइडिया भी नहीं था। जब भानुशाली परिवार अचानक से क्राइसिस में आ गया, तब यशवर्धन भानुशाली ने आगे से नक्श को कांटेक्ट किया, उसे मैसेज किया, उसकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट की और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप की बागडोर सौंपी, क्योंकि इसके बदले में नक्श ने भानुशाली ग्रुप को 8,000 करोड़ रुपए की मदद जो की थी। हालांकि जिस जमीन पर अभी नक्श खड़ा था, अब वो पूरी तरह से उसकी ही थी। हम ऐसा सोच सकते हैं कि नक्श ने भानुशाली परिवार को लोन दिया था। अगर ऐसी बात है, तो अगर नक्श को किसी ने गुस्सा दिलाया या फिर उसके या उसके परिवार वालों की बेइज्जती की, तो वो एक झटके में भानुशाली परिवार को पूरी तरह से बैंकक्रप्ट कर सकता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया?
हमारे परिवार ने इस परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, ये आज फिर से यहाँ आ गए। सार्कास्टिक होते हुए कनिका ने कहा, इनका अच्छा बेटा नक्श जो किसी भी काम का नहीं है, वो दूसरे परिवार में जाकर घर जमाई बन गया। दूसरे परिवार में आराम से बैठकर वो फ्री में खा पी रहा है। इससे और चाहिए भी क्या? कनिका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वहां मौजूद सभी का ध्यान नक्श और उसके परिवार पर चला गया। दूसरी तरफ नक्श और उसके परिवार के चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी थी। तुम ये मत सोचो कि तुम दुनिया के बहुत बड़े रईस हो गए हो क्योंकि तुम भानुशाली ग्रुप संभाल रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हारे दादा को और तुम्हारे चाचा को तुम पर दया आती है, इसलिए वो कंपनी तुम्हें मैनेज करने दे रहे हैं। भानुशाली परिवार के पास बहुत कुछ है। अगर तुम्हें भानुशाली ग्रुप दे भी दिया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए कनिका के कदम नक्श की ओर बढ़े और उसके सामने जाकर उसे नफरत की नजरों से देखने लगी। अचानक से कनिका का बेटा कुणाल भीड़ से बाहर आया और अपनी बुलंद अंदाज में नक्श को पॉइंट आउट करते हुए बोला, नक्श, तुम यहां आए, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, लेकिन किस मुंह से यहां आए हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे यहां आने से भानुशाली परिवार को एम्बैरेस होना पड़ेगा? कुणाल की उम्र भी नक्श जितनी ही थी, लेकिन बचपन से ही उन दोनों के बीच में कभी बनी नहीं, क्योंकि कनिका ने उन दोनों को भी कभी भाई नहीं होने दिया था। अपने बेटे को हमेशा नक्श से दूर रखा और नक्श के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया। यही वजह है कि आज भी वो नफरत सर चढ़कर बोल रही है। ये वैसे ही किसी दूसरे परिवार का यूजलेस घर जमाई दामाद है, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट और हो ही क्या सकता है? कनिका ने नफरत की नजर से नक्श की ओर देखा और बोली, नक्श, तुम ये मत सोचो कि अगर तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो तुम कोई पावरफुल इंसान हो। ये मत भूलो कि हमने कैसे तुम्हें किसी कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाला था। कनिका, कुणाल, बकवास बंद करो। यहां पर बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं और वो हमारा पारिवारिक मामला है, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए दर्पण ने कहा। उसके बाद दर्पण ने नक्श की ओर देखा और कहा, नक्श, छोड़ो, जाने दो इन दोनों को। तुम्हारी बुआ और कुणाल ने बहुत ड्रिंक कर ली है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, जस्ट इग्नोर। उस समय नक्श का चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गया था। इस बेइज्जती को जितेन भाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनकी छाती भी गुस्से से फूल गई थी। जानकी का चेहरा भी ये सब सुनकर पीला पड़ गया था। भैया, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप बाहर वालों की मदद कर रहे हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। ये बोलते हुए कनिका काफी नाखुश दिखाई दे रही थी। हाँ मामा जी, मुझे तो लगता है कि आपने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जो आप नक्श के परिवार का साइड ले रहे हैं। ये बोलते हुए कुणाल ने नक्श के माँ बाप की ओर देखा और कहा, बड़े मामा, बड़ी मामी, अब आप दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी बेइज्जती करवाने यहां आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही कुणाल और नक्श के बीच में कुछ ऐसे ही रिश्ते थे। कुणाल हमेशा नक्श से आगे निकलने की कोशिश करता, लेकिन नक्श ने उसे लाइफ में कभी आगे निकलने ही नहीं दिया। चूंकि कनिका दो भाइयों में सबसे छोटी थी, इसलिए यशवर्धन की सबसे लाडली थी। वो हमेशा से यही चाहती थी कि भानुशाली ग्रुप का सब कुछ उसके बेटे को मिले, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हो नहीं पाया और सब कुछ नक्श के हाथ में चला गया। उसके बाद कनिका ने अपनी चाल चली और दोनों भाइयों के बीच फूट डालने का काम किया। उसका प्लान भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और नक्श के जाने के बाद उसने दर्पण को सीईओ और अपने बेटे कुणाल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करवाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मा अपने रंग आज नहीं तो कल जरूर दिखाता है। देखिए, जो कुछ भी नक्श के हाथ से चला गया था वो फिर से नक्श के हाथ में आ गया था और अब कुणाल फिर से नक्श के पीछे हो गया था। तो ऐसे में भला कुणाल अपने गुस्से को कब तक दबा के बैठ सकता था? कुणाल, आज अंतिम की शादी है, मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। नक्श किसी के भी सामने अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे आर्ग्यू नहीं करना चाहते? कुणाल ने हंसते हुए कहा। प्लीज, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इतने सारे गेस्ट के सामने मुझे मार सकते हो। वैसे मारने के लिए हिम्मत चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। बस बहुत हुआ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम सब एक परिवार हैं, इतने सालों के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हॉस्टाइल होने की जरूरत क्या है?
गुस्से से दर्पण ने कहा। इस परिवार के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। कनिका ने अपने ही बड़े भाई को गंदी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इन लोगों के कपड़े देख रहे हो? ऐसा लगता है जैसे सेल से कपड़े उठाकर भानुशाली परिवार के सामने भीख मांगने आए हैं। जैसे ही कनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितेन भाई का चेहरा पीला पड़ गया। एक आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पापा, पापा, क्या हो गया आपको? नक्श ने तुरंत ही जितेन भाई को गले से लगाया और चिल्लाते हुए बोला, जितेन, प्लीज मुझे मत डराओ, आंखें खोलो। जानकी की हालत भी खराब हो गई थी। नक्श ने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और हॉस्पिटल का नंबर डायल किया। उसके बाद नक्श ने कड़क अंदाज में कनिका और कुणाल को देखा। वो बहुत अच्छे से समझ गया था कि इस माँ बेटे की जोड़ी ने उसके पिता को इतना गुस्सा दिलाया कि वो बेहोश हो गए। कुणाल, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए नक्श की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। चल भाग। कुणाल के चेहरे पर रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। ये सब देखकर नक्श ने तय किया कि उसे क्या करना है। तुरंत ही उसने दर्पण की ओर देखा और बोला, चाचू, ऐसा लगता है कि भानुशाली परिवार को पैसा देकर मैंने गलती कर दी, इसलिए मुझे मेरे 8,000 करोड़ रुपए वापस चाहिए, एक दिन के अंदर। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। सभी को पता था कि भानुशाली परिवार ने जितेन भाई और उनके परिवार को हमेशा के लिए परिवार से बेदखल कर दिया था। तो ऐसे में जितेन भाई के परिवार के पास 8,000 करोड़ रुपए कहां से आए? गुस्से में लड़का या तो पागल हो गया है या फिर कंफ्यूज्ड। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि तुम्हारे पास 8,000 करोड़ रुपए कहां से आए, लेकिन हम भानुशाली परिवार तुमसे पैसे उधार लेगा। ये कैसा मजाक है? क्या तुम्हें अपनी हैसियत नहीं पता है? कनिका की नफरत की आंधी अब आग बन गई थी। अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी छाती से चिपकाकर वो नक्श के सामने खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता कि भानुशाली परिवार कितना पावरफुल है, लेकिन जब मैंने दादाजी को पैसा उधार दिया तो हमारे बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था, नक्श ने कठोर अंदाज में कहा। आखिर ये सब चल क्या रहा था? क्या नक्श भानुशाली परिवार से अपना सारा पैसा वापस ले लेगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या भानुशाली परिवार बैंकरप्ट हो जाएगा? क्या जितेन भाई ऐसा होने देंगे? क्या नक्श के दादाजी सीन में आएंगे? क्या कनिका और कुणाल को उनके किए की सजा मिलेगी? चलो मान लिया कि नक्श नहीं माना और उसके पास 8,000 करोड़ रुपए आ गए, तो उसके बाद क्या होगा? क्या नक्श अपनी खुद की कंपनी खोलेगा? जानने के लिए सुनिए